हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज नंबर 58 है। एंड दोस्तों, यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं एंड डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अपना प्रैक्टिस उस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इंग्लिश में बोल सकता है या क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोल सकता है। तो इस सिद्धांत को दिया है पावलोव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादक पावलोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी दी गई है। तो दोस्तों, उसी का नाम चेंज कर करके घुमा के पूछ रहा है। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी दी गई है तो पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? बार बार करके, कि अभ्यास को कुशलता प्राप्त करना, कि कौशल को देखना, कि कौशल पर अधिकार करना। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौशल को देखना यानी किसी भी प्राणी को अपनी पूरी क्षमता एवं योग्यता के साथ कार्य करने के लिए उकसाना ही प्रेरणा है। क्योंकि व्यक्ति किसी प्रकार के कौशल देखने पर प्रेरित होता है और वह अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। इस प्रकार कौशल दिखाकर व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास का एक हिस्सा है व्यक्तित्व। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तित्व शारीरिक विकास का एक हिस्सा है। यानी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। बुक वाल्टर ने शारीरिक शिक्षा व गतिविधि का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव दिखाया है। वे कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य खेलों, लयात्मक व जिम्नास्टिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक व हाइजीनिक मानकों के अनुसार अधिकतम विकास करना है। व्यक्तित्व शारीरिक विकास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सामान्यतया बेहतर सीखते हैं कब? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कार्यकलाप में परिवर्तन करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्य करते करते इंसान को उबन महसूस होने लगता है। इसे चेंज कर करके आप क्रियाकलाप करेंगे तो आप सामान्यतः ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व को हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों चेंज करता है, दोनों प्रभावित करता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम एंड वातावरण। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वालों में वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वंशानुक्रम से यथोचित जीन प्राप्त होते हैं। आपकी जो सारी क्षमता है उसको विकसित होने का अवसर मिलता है। क्षमता नहीं दोस्तों, शारीरिक क्षमता जो होता है वो वातावरण से विकसित होता है। आपका जो शारीरिक ढांचा है वो आपके वंशानुक्रम से मिलता है। इसलिए एक संरचना देता है तो एक उसको विकसित करता है। ठीक है, वंशानुक्रम उसको संरचना देता है तो वातावरण उसको क्षमताओं को विकसित करता है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलप के लिए वंशानुक्रम एंड वातावरण दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्यता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों यानी विशेषताओं के प्रति विशिष्ट है तथा इसका संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है
की शारीरिक स्वास्थ्यता में सुधार यानी कि फिजिकल फिटनेस में सुधार। प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों के प्रति विशिष्ट है। इसका संबंध किससे है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विशिष्टता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है? टाइप ए व्यक्तित्व, टाइप बी व्यक्तित्व, टाइप सी व्यक्तित्व, टाइप डी व्यक्तित्व। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टाइप डी व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है। टाइप डी व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है। टाइप ए व्यक्तित्व जो है स्वभाव से सर्वाधिक स्पर्धाशील होता है। उसके पश्चात टाइप बी होता है, उसका नंबर आता है, उसके पश्चात सी, उसके पश्चात लास्ट में टाइप डी व्यक्तित्व स्वभाव से जड़ता में विश्वास करता है तथा पूर्व स्थापित मान्यताओं व विचारों में किसी परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता है। इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रायः चिंता, चिड़चिड़ापन व निराशा जैसी नकारात्मकता से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणा यानी मोटिवेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रेरणा से ही किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता में ये प्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भूमिका अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल हैं? आत्मविश्वास, बहिर्मुखता, लड़ने की भावना, आत्मसमर्पणता। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ तो सही है, बट आत्मसमर्पण करना ये किसी व्यक्तित्व का अच्छा विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आत्मसमर्पणता ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आत्मविश्वास, बहिर्मुखता, लड़ने की भावना ये व्यक्तित्व के एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? स्वयं सीखने में, समझने में, कि बालक को समझने में, कि शिक्षण विधियों के चयन में, कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत मानव अधिगम प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है क्या? दोस्तों रटने का नियम, कि अवांछित विश्राम, कि परिपक्वता, कि हस्तलेखन। जैसा कि दोस्तों कक्षा वातावरण में ज्यादातर हस्तलेखन के द्वारा आप सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है बेटा? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का, कि एक सीखने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, कि क्या हम स्मरण रखें और क्या भुला दें। पता चला आपको पढ़ना है बहुत कम, आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं जिसको आवश्यक नहीं है, तो उसमें आप समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या उसमें से पढ़ें और क्या न पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात को कहे हैं क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट एथलीटों में जैसे कि कुछ सामान्य महत्वपूर्ण गुण होते हैं, क्या होते हैं? काम का तरीका, कौशल, मानसिक सामर्थ्य, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो उन्हें अन्य एथलीटों से भिन्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित होता है? तो दोस्तों आचरण, मनोवृत्ति, शारीरिक योग्यता, ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे आचरण मनोवृत्ति के अध्ययन तक सीमित रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ पे ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि व्यक्ति वह जगत की वस्तुओं या व्यक्तियों के कारण अभिप्रेरित होता है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंतःकरण में जन्म लेती है, इसके कारण व्यक्ति में भी किसी विशेष कार्य को पूरा करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि यह कार्य उसके आंतरिक विश्वास या मान्यताओं के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभवगामी नहीं होता? तो दोस्तों युवा बच्चे ज्यादातर बाह्य चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, आंतरिक पर कम। तो यहाँ पे कौन सा अनुभवगामी नहीं होता? तो आंतरिक अभिप्रेरणा ज्यादा अनुभवगामी नहीं होता युवा बच्चों के लिए। तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा जो है
वो अंदर की तीव्र उत्कंठा है एवं एक अंतर मन की प्यास है। यह तब घटित होता है जब व्यक्ति आनंद या खुशी, महत्व या के कारण कुछ करने का बाध्य होता है। समानता इस प्रकार का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता है। जब एथलीट बाहरी खिंचाव, आकर्षण बल, इनाम आदि के कारण कोई गतिविधि शुरू करता है या बरकरार रखता है तो उसे वह प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा बाहरी तत्वों जैसे कि पुरस्कार, सामाजिक सम्मान, रुतबा, नौकरी आदि से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र का आत्म प्रेरित होना और आजीवन गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना तब है जब छात्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति रखता है, तभी वह प्रेरित होकर आजीवन गतिविधियों में भाग ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? चक्कर आना, मनोशक्ति में उतार चढ़ाव, लगातार चिंता, उदासी, खिन्नता। तो दोस्तों यहाँ मनोस्थिति में उतार चढ़ाव, लगातार चिंता, उदासी, खिन्नता ये मनोवैज्ञानिक आशंका का लक्षण है, बट यहाँ चक्कर आना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है, किसने दिया है दोस्तों? इस परिभाषा को दिया है जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि अभिप्रेरण सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? सहानुभूति, प्रेरणा, आवश्यकता, प्रेरित करना। तो कौन सा इसमें अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? जैसे कि दोस्तों अभिप्रेरणा का पक्ष है प्रेरणा, आवश्यकता, प्रेरित करना, ये तीनों अभिप्रेरणा का पक्ष है, बट सहानुभूति ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सहानुभूति यानी सिंपैथी अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेषता या गुण जो एक विषय से दूसरे विषय के लिए बदल जाता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वह चर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इनका मूल्य प्रायः विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। चर यानी वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था? यहाँ पे प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल तथा मोर्फोलॉजिकल कारक, सामाजिक चर, ट्रेनेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल तथा मोर्फोलॉजिकल कारक और ट्रेनेबिलिटी ये तीनों गिम्बल द्वारा प्रतिभा का पता लगाने के प्रमुख पैमाना है, बट यहाँ पे सामाजिक चर नहीं है। ठीक है, सामाजिक चर नहीं है। इनका यह पैमाना इस तथ्य पर जोर देता है कि प्रतिभा में पर्यावरण और आनुवंशिक घटक दोनों समाहित होते हैं तथा ये कारक बच्चों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गिम्बल द्वारा सुझाए गए पैमानों में सामाजिक चर सम्मिलित नहीं है। आपकी राह में सभी अनुसंधानों के लिए इसमें से क्या है? उपकरण, प्रक्रियाएं, परिकल्पना, प्रश्न। दोस्तों किसी भी अनुसंधान के लिए आपके पास प्रश्न रहेगा कि क्या करना है, क्यों करना है, क्या समस्या है, तभी आप किसी चीज पर अनुसंधान करते हैं। तो कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपके पास कोई चीज समस्या होगा तभी आप उस चीज के बारे में शोध करेंगे या उसका अनुसंधान करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न, क्योंकि अनुसंधानों या शोध के लिए सबसे पहले किसी समस्या या प्रश्न की आवश्यकता होती है। जब शोधकर्ता के सामने कोई समस्या या प्रश्न होता है तब वह उसके समाधान के लिए शोध की दिशा में आगे कदम बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक रिसर्चर धारणा, विचार, वैल्यू सिस्टम, थ्योरी आदि पर जानकारी एकत्र करता है तब वह निम्न का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे धारणा, विचार, वैल्यू सिस्टम, थ्योरी ये सब किसके अंतर्गत, किस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं? यह दार्शनिक फिलोसॉफी के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दार्शनिक अनुसंधान तकनीकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार को क्या कहते हैं? खेल मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। खेल मनोविज्ञान शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर मानव व्यवहार से जुड़ी है। अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में यह उसके प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चन इस खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों किसी भी टॉपिक पर आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।